हेलो स्टूडेंट्स, आज दोबारा से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका रेस्पिरेशन के कंटिन्यूशन में और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, नाम है क्रेब्स साइकिल। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हमने देखा था कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और वो डिपेंड करता है कि पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिलती है तो पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है। इन केस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन होता है। तो बेसिकली जब से इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें क्रेब्स साइकिल, और इसलिए को क्रेब्स साइकिल इसलिए कहते हैं कि साइंटिस्ट का नाम था सर हैंस क्रैब। उन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था और डिफरेंट इंटरमीडिएट्स, इसमें कौन कौन से इंटरमीडिएट्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है ये उनके बारे में उन्होंने हमें बताया था। तो बच्चों इस चक्र में स्टार्ट करते हैं। इस चक्र को हम साइट्रिक चक्र एसिड चक्र भी कहते हैं। साइट्रिक एसिड चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखना इसका जब हम पहला रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें आप देखना कि सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेबल कंपाउंड जो है वो है साइट्रिक एसिड, शॉर्ट में इसे हम साइट्रेट भी कहते हैं। तो क्योंकि पहला इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड था है स्टेबल कंपाउंड, इसलिए इसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। इसे हम TCA साइकिल भी कहते हैं। TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एक चीज़ और आपको बता दूं, थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, श्वसन के लिए सभी आवश्यक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं। केवल एक सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली के साथ संलग्न रहती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये चक्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलता है। तो आपको पहले बताया गया था कि जब पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगी तो जो है क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी। इस चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये चक्र जो है आपको पता लगेगा 2 बार चलता है। आपको बताया था कि क्योंकि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, तो 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होगा, उसके लिए ये चक्र जो है 2 बार चलेगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बनते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसमें सबसे पहले पायरुविक एसिड जो है, जो ग्लाइकोलिसिस में जिसका निर्माण होता है, सबसे पहले पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्रैब साइकिल के अंदर या क्रैब चक्र के अंदर एंटर करेगी। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम का जो निर्माण होता है, ये एक कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? ग्लाइकोलिसिस के बीच में और क्रैब साइकिल के बीच में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों कि एसिटाइल कोएंजाइम ए, ध्यान रखना, एक यौगिक कड़ी है, योजक की कड़ी है किसके बीच में? ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल के बीच में। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है एक क्रैब साइकिल। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान से सुनिए, एक क्रैब साइकिल में 12 ATP का निर्माण होता है। तो क्योंकि 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बने थे तो 2 बार क्रैब साइकिल चलेगी, तो टोटल ATP जो है उनका निर्माण कितना होगा? 24। तो कुल 24 ATP का निर्माण होता है। एक बार और नेक्स्ट स्टेप जो है देखिए आप, क्रैब साइकिल में 4 ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं चलती हैं। 4 स्टेप्स जो हैं ऑक्सीडेशन के हैं। कितनी बुक्स में बच्चों? 5 लिखा हुआ है। 5 तब होंगे जब हम उसको भी मानेंगे जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम होता है का निर्माण होता है, तब एक स्टेप जो है उसमें भी ऑक्सीकरण होता है। लेकिन एसिटाइल एंजाइम ए क्योंकि क्रैब साइकिल में एंटर करता है, तो हम इसको जो है थोड़ा सा अलग रखते हैं क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक है। तो क्रैब साइकिल को अगर हम मानेंगे तो इसमें 4 ऑक्सीकरण स्टेप्स होते हैं। तो बच्चों
अब आप देखिए ये साइकिल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इस साइकिल में आप सबसे पहले ऊपर देखिए पायरुविक एसिड। कितना कार्बन कंपाउंड है स्टूडेंट्स? 3 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज कितना होता है? 6 कार्बन कंपाउंड। तो 6 कार्बन कंपाउंड से 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड का निर्माण हुए थे, और यहाँ पर मैंने 3C लिख रखा है बच्चों, और ये 3C जो है ये है पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है। अब पायरुविक एसिड जो है मैंने बताया था वो कन्वर्ट होता है, आप देखिए लिखा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, और ये रिएक्शन जो है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगी वो है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, और दूसरे जो कोफैक्टर्स 5 कोफैक्टर्स जो हैं इस रिएक्शन में काम करेंगे। टीपीपी जिसे हम थायमीन पाइफॉस्फेट कहते हैं, एक एनएडी निकोटीन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, दूसरा तीसरा है कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम आयंस और लिपोइक एसिड। इन सब की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करेगा, और NAD जो है रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में। पहला ऑक्सीडेशन स्टेप आप नोट करिए बच्चों ये, लेकिन क्रेब्स साइकिल के अंदर हम इसको नहीं मान रहे, ये कनेक्टिंग लिंक है क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए, या नोट करिए जो है एक ऑक्सीडेशन स्टेप है। तो शुरू में क्या होता है, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो गया है और एक NADH2 का निर्माण हुआ है, और 5 कोफैक्टर्स यहाँ यूटिलाइज यहाँ इस रिएक्शन में काम आए हैं, और एंजाइम जो काम आई है उससे कहते हैं पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। एक चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि जहाँ भी NAD से NADH2 का निर्माण होता है, अगर आपको पूरी एंजाइम का नाम नहीं मालूम होता तो आप केवल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लिख सकते हो, क्योंकि जहाँ भी NAD से NADH2 का निर्माण होगा आंख बंद करके वहाँ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लिख दो, अगर आपको पूरी एंजाइम का नाम याद नहीं है। अब आप देखिए ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये जो कनेक्टिंग लिंक है किसमें, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए OAA लिखा हुआ है यहाँ मैंने, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, उसकी प्रेजेंस में साइट्रिक एसिड का निर्माण करेगा, और जो कि ये साइट्रिक एसिड जो है इस क्रेब्स साइकिल में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए इस साइकिल का नाम स्टूडेंट साइट्रिक एसिड साइकिल दिया गया है। साइट्रिक एसिड ये जो एंजाइम जो इसमें कैटलाइज करेगी इस रिएक्शन को, उसका नाम यहाँ लिखा है साइट्रेट सिंथेटेज, और को एंजाइम ए जो है वो बाहर निकलेगी। अब ये साइट्रिक एसिड जो है ये कन्वर्ट होती है बच्चों आइसोसाइट्रिक एसिड, एक बीच का स्टेप और दिखाया गया है, लिखा है सिस एकोनिटिक एसिड, बल्कि ये एक ही स्टेप मानिए, साइट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड और उससे आइसोसाइट्रिक एसिड। ये सिस एकोनिटिक एसिड एक बीच का इंटरमीडिएट है, तो साइट्रिक एसिड से आइसोसाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है वाया सिस एकोनिटिक एसिड, और दोनों रिएक्शंस में एक ही एंजाइम कार्य करेगी, एकोनाइटेज, राइट। नेक्स्ट जो है आइसोसाइट्रिक एसिड, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट जो है ऑक्सीडेशन स्टेप को आप नोट डाउन करिए कि आइसोसाइट्रिक एसिड एंजाइम प्रेजेंस में ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का निर्माण करेगी, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। फिर ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जो है नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड का निर्माण करेगी, और इस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, इसलिए हम इसे एंजाइम का नाम देंगे यहाँ पर डी कार्बोऑक्सिलेज। अब स्टूडेंट्स ये कीटोग्लूट्रिक एसिड जो है ये कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ भी एक ऑक्सीडेशन स्टेप है, NAD जो है एक यूटिलाइज हुआ है, NADH2 का निर्माण हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बाहर निकली है, और एंजाइम जो है नेम से ही पता चलता है कीटोग्लूट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए नेक्स्ट रिएक्शन में जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है
परिवर्तित होगा सक्सिनिक एसिड। एंजाइम जो कार्य करेगी सक्सिनिक थायोकाइनेज, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ जीडीपी ग्वानिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एक जीटीपी का मॉलिक्यूल जो है बाहर निकला है और कोएंजाइम ए भी बाहर निकली है और एक जल का अणु यहाँ यूटिलाइज हुआ है। जीटीपी क्या होता है? सेम जैसे एटीपी होता है वैसे ही जीटीपी होता है, एनर्जी रिच फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब एंजाइम सक्सिनिक एसिड जो है सक्सिनिक डिहाइड्रोज की उपस्थिति में फ्यूमरिक एसिड का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर NAD जो है वो रिड्यूस नहीं होगा, उसकी जगह FAD फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लिएट जो है FAD वो FADH2 में परिवर्तित होगा और ये भी एक ऑक्सीडेशन स्टेप है। और एंजाइम आप ध्यान रखिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जहाँ पर कार्य करेगी। तो सक्सिनिक एसिड जो है फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट होगा जो कि 4 कार्बन यौगिक है, कंपाउंड है। अब फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड का नेक्स्ट स्टेप में निर्माण होगा और इससे फ्यूमरिक एसिड है तो एंजाइम का नाम लिखा है हमने फ्यूमरेज। एक यहाँ पर दिखा रहे हैं जल का अणु जहाँ पर एंटर होगा और मैलिक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन होगा और ये मैलिक एसिड जो है 4 कार्बन कंपाउंड है। नेक्स्ट अगेन एक ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, आप देख रहे हो मैलिक एसिड जो है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, साइकिल यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो मैलिक एसिड जो है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है उसमें परिवर्तित हो जाएगा और ये एक ऑक्सीडेशन स्टेप है। यहाँ एक NAD मॉलिक्यूल यूटिलाइज होकर NADH2 का निर्माण होगा और एंजाइम जो कार्य करेगी वो है मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। इस यहाँ से हमने साइकिल स्टार्ट करी थी। तो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड दोबारा से पुनः एस्टाइल कोएंजाइम एक के साथ मिलके साइट्रिक एसिड का निर्माण करेगा और इस तरह से साइकिल जो है वो कंटिन्यूस रहेगी। बच्चों एक चीज़ वहाँ मैं यहाँ मेंशन करूँगी कि आपको कितनी बार क्या है साइकिल पूरी याद नहीं होती, तो इसमें आप और भी यूट्यूब चैनल्स पे देखिएगा, कुछ ट्रिक्स होते हैं। कोई भी सेंटेंस बना लो, जैसे फर्स्ट 3 हैं क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, तो इसमें आप क्रिकेट का आपको मालूम है साइट्रिक एसिड, क्लब जो है सिस एकोनिट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक मतलब इंडिया। तो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस आप फॉर्म कर लो और हर एक सेंटेंस का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो सिग्निफाई करेगा उस कंपाउंड का नाम आपको बताएगा। जैसे एक सेंटेंस है कैन आई हैव सम स्वीट्स फॉर माई ऑफिस, आप इस सेंटेंस को लिख लो बच्चों। तो ये ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड्स जो हैं इंटरमीडिएट्स हैं। कैन आई हैव सम स्वीट्स फॉर माई ऑफिस, तो ये लिख लोगे सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो फर्स्ट हर एक शब्द का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उससे आपको इंटरमीडिएट का नाम ध्यान आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों एंजाइम्स जो हैं उसका भी कोई सेंटेंस जो है फ्रेम कर लो, लेकिन एंजाइम्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट जो इंटरमीडिएट जो बना है कुछ एंजाइम का नाम जो है उससे मैच करता हुआ है। और एक चीज़ मैंने आसान तरीका आपको ये बता दिया कि जहाँ भी NADH2 में परिवर्तित हुआ है वहाँ एंजाइम जो है डिहाइड्रोजनेस कार्य करेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्रेब्स साइकिल बच्चों पूछी जाती है। और नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊँगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो 3 चीज़ें रेस्पिरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहला ग्लाइकोलिसिस, सेकंड जो है क्रेब्स साइकिल और थर्ड जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।